दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ पशुओं में टीकाकरण एनिमल वैक्सीनेशन टेक्निक के बारे में, जो फील्ड में हमारे सबसे ग्राउंड लेवल पे वर्कर हैं जो काम करते हैं, उनको मैंने ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है कि उनको इससे मदद मिलेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों देखिए, टीकाकरण जो है पशुओं में बहुत ही आवश्यक है और ये किसान के इकोनॉमी के लिए, उसकी आर्थिक स्वावलंबन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको बता दें कि अभी जो हमारा एक प्रोग्राम चलने वाला है, NADCP प्रोग्राम, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, उसमें आप सभी लोग काम कर रहे हैं और करेंगे, तो उसमें हमें टीकाकरण का काम करना है। देखिए, ऐसा है कि उस कार्यक्रम में ये भी कहा गया है कि नो वैक्सीनेशन विदाउट टैगिंग। तो इसमें आपको पूरा प्रयास करना है, भरसक प्रयास करना है कि जो भी किसान हैं, जो भी पशु स्वामी हैं, उनको किस तरह से समझाया जाए इस बात को, और उनसे कहा जाए कि आप जो है टैगिंग पशुओं का कराएं, जिससे कि टीकाकरण आपके पशु को निःशुल्क सरकार के द्वारा किया जा सके, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको उससे सहायता मिलेगी। उसको हम टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं के माध्यम से भी इस तरीके से लोगों को समझाया जाए कि ये एक ऊपर से निर्देश है कि जिस पशु को टैग नहीं है उसको टीकाकरण नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस टैग के माध्यम से ही पशु की समस्त सूचनाएं इना पोर्टल पर अंकित की जाएंगी, जो कि एक इंटरनेट या वैश्विक प्लेटफॉर्म पे वो पहुंचेगी, सूचना सरकार तक वो सूचना पहुंचेगी। देखिए, टीकाकरण, आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि टीकाकरण आवश्यक क्यों है। आप सभी जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आज के परिवेश में हम कोरोना के टीका को बनाने के लिए लड़ रहे हैं और हमारी आखिरी उम्मीद उसी पर टिकी हुई है। हमारे सारे प्रयास अभी तक लगभग विफल रहे हैं और हमें कोई भी एक श्योर शॉट ट्रीटमेंट नहीं मिला है। इसलिए हम सब टीकाकरण के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर हैं और विश्व के बहुत सारे देश इस कार्य को करने में जुड़े हुए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन सबसे पहले टीका बनाकर सामने आता है। तो देखिए, पशुओं में क्या है कि कई तरह की बीमारियां होती हैं, जिसमें कि विषाणु जनित और जीवाणु जनित, जिसको वायरस और बैक्टीरिया बोलते हैं, इनके लिए काफ़ी टीका जो है विकसित किया गया है। कई मुख्य बीमारियां हैं जो पशुओं में होती हैं, जैसे कि FMD हुआ, खुरपका मुंहपका रोग, जिसका कि मेन हमारा जो टारगेट है NADCP में, हमें इसके लिए टीकाकरण करना है और FMD को पूरी तरीके से इंडिया से, भारत से समाप्त करना है। इसके अलावा आपको बहुत सारी टीके मिल जाएंगे। आप गलाघोटू की बीमारी जो जीवाणु रहित होती है, उसके भी टीके उपलब्ध हैं। कहने का मतलब ये है कि पशुपालन में आप सभी जानते हैं कि पशुपालन में अगर आप एनिमल के ट्रीटमेंट पे, पशु के चिकित्सा पर बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे तो आपका जो इकोनॉमी है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और कभी कभी ये होता है कि ट्रीटमेंट के बाद भी, इलाज के बाद भी पशु नहीं बचता है। इसमें बहुत बड़ी धनराशि पशु की मृत्यु के उपरांत पशुपालक की जो है चली जाती है और उसका नुकसान हो जाता है। इसलिए इसका सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका यही है कि पशुओं का समय रहते नियमित रूप से प्रोटोकॉल के हिसाब से, जो उसका शेड्यूल है उसके हिसाब से उसका टीकाकरण कराया जाए, जिससे कि उनकी उसमें होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। अगर हम पशु चिकित्सा पर निर्भर रहेंगे तो हम कभी भी पशुपालन से अच्छी आमदनी नहीं कर पाएंगे। ये बात भी आपको पशुपालकों को बतानी है और उनको इस बात के लिए तैयार करना है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि हम NADCP प्रोग्राम में, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में, FMD का टीकाकरण मुख्य रूप से करने जा रहे हैं और इसके लिए आपको वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है। और उसमें क्या है कि आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी आप वैक्सीन प्राप्त करें, लें उसको टीकाकरण के लिए, उससे पहले आप वैक्सीन की जो बॉटल होती है, पैकिंग होती है, उसको अच्छी तरह से जांच लें। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, उसके साथ सूचना पत्र भी होता है, पेपर भी होता है, उसको पढ़ने का प्रयास करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो किसी टेक्निकल व्यक्ति से जो कि आपके संपर्क में है, उनसे ये समझने की कोशिश करें। आप टीके की जो भी पैकिंग है, वैक्सीन की पैकिंग है, उस पर किस तरह का ये टीका है, ऑयल एडजुवेंट है या वाटर बेस्ड है, किस तरह का है, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें कि कब ये इसका जो है प्रभाव खत्म होने वाली डेट, कि जब ये यूजलेस हो जाती है, उसके बाद आप टीकाकरण में उस मेडिसिन का, उस दवा का या उस वैक्सीन का प्रयोग नहीं कर सकते। ये भी ज़रूर देख लें कि उस पर पशुवार किस पशु को कितना मात्रा में इसको वैक्सीन देना है,
क्योंकि अगर ये मात्रा में आप अपने हिसाब से लगाएंगे तो उसमें कोई न कोई एक्सीडेंट या कोई समस्या उत्पन्न होने की गुंजाइश रहती है। उसी प्रकार ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस अवस्था में, पशु की किस अवस्था में आपको टीका नहीं लगाना है। जैसे नवजात पशु है, एडवांस प्रेगनेंसी में है, उन पशुओं में आपको टीका नहीं लगाना है, उनको अलग से रखना है। प्रेगनेंसी के बाद उनमें लगेगा जब वो बच्चे दे लेंगी। और जो नवजात है उसमें किस उम्र के बाद लगना है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। इसके लिए आप अवश्य अपने संबंधित जो भी टेक्निकल पर्सन हैं, जो आपसे वरिष्ठ हैं, सुपीरियर हैं, उनसे इस बात की जानकारी ज़रूर ले लें, क्योंकि अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो फील्ड में जब आप काम करेंगे तो उस समय आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखिए, उसमें आगे और क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए कि आपको कोई भी वैक्सीन होती है उस पर स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि इसको किस रास्ते से लगाना है, पशु के शरीर में किस माध्यम से इसको जाना है। जैसे कि उसकी चमड़ी में लगना है, उसकी मांसपेशी में लगना है, कहाँ लगना है, क्योंकि उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है इम्यूनिटी डेवलपमेंट में और लोकल रिएक्शन में। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको IM देना है, इंट्रामस्कुलर देना है या सबकट देना है। कोल्ड चेन के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है कि इसको ठंडक में, कोई भी वैक्सीन होती है उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उसका एक तापमान होता है जहाँ पर उसको संरक्षित किया जाता है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी लेना है और उसको आप गांव तक या पशु तक किस माध्यम से ले जाएंगे, किस कंटेनर में लेके जाएंगे, किस प्रकार से लेके जाएंगे, इसकी व्यवस्था का भी आपको जानकारी होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको और सामग्री चाहिए, जैसे नीडल, सिरिंज इत्यादि जो है सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में आपके पास होनी चाहिए कि कोई डैमेज हो, कुछ हो तो आप तत्काल उसको बदल करके अपना काम प्रारंभ कर सकें। उसके साथ साथ संभव हो तो आप अपने पास कुछ इमरजेंसी दवाएं भी ज़रूर रखें। जैसे कभी कभी बहुत ही रेयर केस में कुछ पशुओं में एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है, जिसमें कि वो बहुत जो है अनयूजुअल, एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं। उस केस में पशु को आपको एनाफिलैक्टिक शॉक उसमें दिखता है, तो उस परिस्थिति में आपको इमरजेंसी दवाओं की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे एविल हुआ, डेक्सामेथाजोन हुआ, एट्रोपिन हुआ, एड्रेलिन हुआ, इस तरह की दवाएं अपने संबंधित जो एक्सपर्ट हैं जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं उनसे विचार कर लें, उनसे संपर्क कर लें, उनसे बात कर लें कि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होने पर आपको क्या करना चाहिए, जो आपको अच्छी तरीके से उसके बारे में गाइड करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो निर्देश होते हैं टीका की पैकिंग पे लिखे होते हैं, जैसे शेक वेल बिफोर वैक्सीनेशन। तो जब भी आप कोई भी जैसे ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन होती है तो वो काफ़ी मोटी होती है, थिक होती है, क्योंकि वो तेल में, ऑयल में बनी हुई होती है। तो उसको क्या होता है, वो सेटल हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। तो जब भी आप टीकाकरण करने के लिए उसमें से वैक्सीन की मात्रा, टीका की मात्रा 1 ml 2 ml जो भी डोज है आप लेते हैं, तो उससे पहले उस बॉटल को आप अच्छी तरीके से हिलाएं, जिससे कि जो भी उसके अंदर चीज़ें हैं वो आपस में अच्छी तरीके से मिल जाएं और सभी चीज़ें पशु के डोज में जाएं। ना कि कुछ पता लगे कि आपने उसको नहीं मिक्स किया तो ऑयल ही केवल चला गया। वैक्सीन जो वायरस की मात्रा है, जो मरा हुआ वायरस, किल्ड पसाज वायरस है, वो उसमें सफिशिएंट मात्रा में नहीं आया, तो उससे क्या होगा कि इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। तो इस चीज़ को भी अलग, जो इस तरह की डायरेक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, निर्देश होते हैं, उस बॉटल को पैकिंग के ऊपर जरूर आप पढ़ें और देखें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी पैकिंग है उसको आप अच्छी तरीके से वैक्सीन को देख लें, उसमें जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है वो आप पूछ लें, उसको समझने का प्रयास करें, जिससे कि आपको फील्ड में कोई समस्या ना आए। अब देखिए, आपको इसके अलावा क्या सावधानी है। जब भी आप वैक्सीन प्राप्त कर लेते हैं, आप गांव में जाते हैं, एक एक घर जाते हैं पशुओं के टीकाकरण के लिए, तो सबसे पहले क्या है कि जब भी आप टीकाकरण के लिए जाते हैं तो वहाँ पे गांव में किसी भी पशु पालक के घर जाते हैं तो पशु स्वामी को जरूर सूचित करें। कभी कभी देखा गया है लोग अपने आप जाते हैं, टीका करके चले जाते हैं, घर वालों को कुछ पता नहीं रहता। ये बहुत ही ठीक नहीं है। इसमें आपको निश्चित रूप से उस घर के पशु स्वामी को सूचित करना है, बताना है आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या करने आए हैं। उसके टीके के बारे में आप उनको बताइए कि इसके क्या लाभ हैं, और उसके बाद उनसे सहयोग मांगिए, उनकी सारी सूचना लीजिए। पशु की जो भी अवस्था है उसके बारे में जानकारी लें कि वो स्वस्थ है, बीमार है, कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है, उसका टैग नंबर नोट कर लें। अगर नहीं टैगिंग हुई है तो टैगिंग करा लें, इसके बाद की कार्रवाई करें। इसके बाद जो है पशु को नियंत्रित कराएं। कभी भी जो है ओवर कॉन्फिडेंस में, अति उत्साह में कोई काम ना करें, जिससे कि पशु को भी नुकसान हो, पशु मालिक को नुकसान हो, खुद को नुकसान हो। जल्दीबाजी ना मचाएं। आप जो है उसको धैर्य से काम करें, पशु को
नियंत्रित करवाएं, फिर उसको टीका लगाएं, उसको शांत होने दें, टीका लगाएं। इसके बाद अगर आपको निर्देश हो, पशु स्वास्थ्य कार्ड मिले हुए हों, तो आप पशु स्वास्थ्य कार्ड भी उनको वितरित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जहाँ तक बताया आपको, एफएमडी टीकाकरण जो है अभी तक जो भी हुए हैं वो डीप इंट्रामस्कुलर लगता है। तो फिर भी इसके बाद भी मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप जब भी टीकाकरण करें, कोई भी टीकाकरण करें, चाहे एफएमडी का हो, चाहे एचएस का हो, चाहे कोई भी स्मॉल एनिमल्स में हो, तो आप उसके ऊपर निर्देश को अवश्य पढ़ लें। तो डीप इंट्रामस्कुलर टीकाकरण होता है एफएमडी के अंदर, जहाँ तक मुझे अभी तक जानकारी है। तो उसमें आपको इसका मतलब ये होता है, डीप इंट्रामस्कुलर का मतलब बहुत अंदर, डीप मांसपेशियों के अंदर जो है टीका को जाना होता है, को इंजेक्ट दिया। आपको चमड़ी के नीचे इसको नहीं डालना है, इसको डीप मांसपेशियों के अंदर जो है आपको मस्कुलर मसल्स के अंदर इसको इंजेक्ट करना है। अब देखिए, इसमें स्थान जो है, मुख्य रूप से जो स्थान होता है वो कहाँ लगाया जाता है टीका पशुओं में, आप देख सकते हैं गर्दन पर। इसके बाद पीछे के भी कुछ लोग इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन ये प्रेफरेबल नहीं है, इसको एडवाइस नहीं करते हैं। हम ज़्यादातर केसेस में पशु के जो गर्दन होती है उसके इस एरिया में आप देखिए, ये जो एक ग्रीन एरिया है, हरा रंग है, उसके बाद ब्लू रंग है, तो उसमें जो हरा वाला एरिया है उस एरिया में, उस क्षेत्र में ही हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं। इसको और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए कि पीछे वाले एरिया को आप बिल्कुल अवॉइड करिए। इसके पीछे कारण ये है कि एक तो पशु के ऊपर उसके एक्टिविटी, इसके रिएक्शन के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है, इसमें आपको चोटिल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए गर्दन पे रहने पे गर्दन को आप अगर कंट्रोल कर दें, कहीं बांध दें, बंधवा दें पिलर में, पेड़ में, तो आपको यहाँ पर जो है मूवमेंट आप इसका रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और आसानी से यहाँ पे इंजेक्शन लगा सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए कि इस एरिया में आपको क्या क्या चीज़ें और मिलती हैं। ये एरिया आपका इंजेक्शन का एरिया है, लेकिन इसके ऊपर स्पाइनल कॉर्ड जाती है, इसके ऊपर निकल लिगामेंट होता है, शोल्डर होता है, यहाँ पर भी हड्डी होती है, यहाँ पर जुगलर फरो होता है, जहाँ पर कि जुगलर वेन दिखाई देती है। आप ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और इस लैंडमार्क को देखते हुए इंजेक्शन लगाना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आप देखिए, एक और पिक्चर मैंने बनाई है जिसमें कि आपको और स्पष्ट हो। इस एरिया में आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है। इसके बाद सबकट के लिए थोड़ा सा और बाहर आते हैं, जहाँ पर स्किन की फोल्ड होती है, लेकिन इस एफएमडी टीकाकरण में आपको ब्लैक वाले एरिया में, काले एरिया में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में ही की ध्यान केंद्रित करना है। फिर देखिए, इसके बाद क्या है कि जब भी आप टीकाकरण का कार्य कंप्लीट कर लेते हैं तो आप थोड़ा सा उसको रिलैक्स होने दें, पशु को शांत होने दें इसको, और पशु मालिक को ज़रूर बताएं कि टीकाकरण के पश्चात जो है पशु को धूप वाली जगह में ना बांधें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पशु क्या होता है कि एक्साइटेड होता है, वो उत्तेजित होता है, परेशान होता है, स्ट्रेस में होता है, तनाव में होता है, तो उसमें उसका ऑलरेडी पहले से ही जो है उसका ब्लड प्रेशर, बीपी, हार्ट रेट वगैरह बढ़ा होता है, क्योंकि उसको हम लोग नियंत्रित करते हैं, डर में होता है। इसलिए उसको धूप में ना बांधें। 24 घंटे तक उनको बताएं कि आप अपने पशु पर नज़र रखें, कोई अनावश्यक गतिविधि होती है, कुछ इस तरह से होती है तो उसके बारे में सूचना दें। और टीकाकरण के स्थान पर कभी कभी जो है सूजन हो जाती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, और 24 से 48 घंटे में वो सूजन ठीक हो जाता है। और उसके लिए बहुत ज़रूरत पड़े तो 12 घंटे तक आप ठंडे पानी से, उसके बाद जो है गुनगुने पानी का नमक मिलाकर घोल से उसकी सिकाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको टीकाकरण लगाने के बाद आपको क्या रखना है ध्यान में कि जो भी पशु किन्हीं कारणों से जिनको आप टीका नहीं लगाते हैं, उनकी भी सूचना आपको रखनी है, और उसको भी आपको इनाम पोर्टल पे पंजीकृत जो भी पशु हैं उनके सामने आपको टिप्पणी लिखनी है कि क्यों नहीं लगा। नवजात पशु है, एडवांस प्रेगनेंसी में था, बीमार था, या किसी और कारण से उसका टीकाकरण नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप उस तरह से छोड़ देंगे तो उस पर ऑब्जेक्शन होगा और आपसे पूछा जा सकता है। प्रयास हो कि गांव में कोई भी पशु टीकाकरण से वंचित न हो। इसके पीछे बहुत बड़ा जो कारण है वो ये है कि अगर आपने पशुओं को छोड़ दिया तो वो इस बीमारी को फैलाने में अपना मुख्य जो है योगदान दे सकते हैं। तो हमारा जो मकसद है एफएमडी फ्री करने का, वो उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। और जब जो भी आप फील्ड का काम सारा करते हैं, करने के बाद तत्काल कोशिश करें अतिशीघ्र आप उसको सारी सूचना को अपने संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की मदद से उसको तत्काल जो है इनाम पोर्टल पर अंकित कराएं, जिससे कि आपका कार्य पूर्ण हो सके।